दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य और असत्य। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। पहला पॉइंट दिया है दुगुना, बी नंबर तिगुना, सी ऑप्शन आधा और डी ऑप्शन दिया है 4 गुना। तो हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आधा। अब आधा क्यों होगा? मान के चलिए आप 1 साल के लिए, ठीक ना, 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये लिए 10% पर, ठीक ना, 1000 10% पर आप ले लिए हैं उधारी। तो अगर मान के चलिए सामने वाला बोलते नहीं हमको 6 महीने में आपको पेमेंट करना है, तो ये जो दर है 10% है, ये 10% 2 भाग में बढ़ जाएगा, 5% और 5% में। तो वही इस चीज़ को इसमें पूछा गया है कि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आधा कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर को लिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन आधा, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन तिगुना और चौथा ऑप्शन लिखा है दुगुना। ये प्रश्न बहुत आईएमपी है, 2018 में सेट सी में और 2020 में सेट बी में आ चुका है, सीजी बोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए इस थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका 1/4। तो 1/4 किया जाना चाहिए। देखिए अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 1/4 करना चाहिए? उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोला है कि यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए तो वार्षिक ब्याज की दर को लिया जाना चाहिए। तो ये 3 माह में गणना कर रहा है, ठीक ना, तिमाही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 साल में, 1 वर्ष में आपका कितना होता है? 12 माह होता है। और इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि 12 माह को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए 3 चौक 12, मतलब हमको 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि 4 माह में क्या हो जाएगा? एक बार आपका हिसाब किताब होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ जो प्रश्न है, सावधि जमा खाते में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, ठीक ना, ये जो प्रश्न है ये आपका 2019 में बी सेट में आया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक ना, मिश्रधन का और मूलधन का 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सावधि जमा में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, मतलब आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा मिश्रधन का सूत्र, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो मिश्रधन का सूत्र है वो करेक्ट सूत्र है आपका, क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 और समय। इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, A = P ब्रैकेट के अंदर 1+ यहाँ पे दर होगा आपका, दर की जगह रेट मतलब R होगा, और यहाँ पे 100 और ऊपर N। तो इस रूप में भी हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है, बाकी ये सब आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अभी का प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता और उसके बाद चालू खाता और बचत खाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सावधि जमा खाता। तो ये एक ऐसा खाता है जो समाप्त होने के बाद, जैसे आप मान के चलिए एक बार में 10,000 रुपये जमा किए 5 वर्ष के लिए, तो आप उसको 5 वर्ष बाद ही निकाल पाओगे, उसके बीच में आप दूसरे, तीसरे, चौथे साल में नहीं निकाल पाएंगे। तो जो एक ही बार में निश्चित अवधि तक समाप्त होने के बाद ही जो राशि हम लोग निकाल सकते हैं वो है आपका सावधि जमा खाते में जमा किया हुआ राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसके देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है, ठीक ना। तो इसमें कितना अधिभार देना पड़ेगा उसको ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, छत्तीसगढ़ 2019 में सेट ए में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 30%। अगर एक व्यक्ति कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 लाख रुपए तक आपका क्या लगता है? कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, 0 है। और उसी प्रकार से 2,01,000 रुपए तक, ठीक ना, 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक आपका 10% टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार एक क्राइटेरिया बना हुआ है सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है। और अगर 5 से 10 लाख हुआ तो आपका 20% और 10 लाख से ऊपर हुआ तो आपको देना पड़ेगा 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देय आयकर 2,000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ए में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है 600 रुपये, बी ऑप्शन 200 रुपये, सी ऑप्शन 20 रुपये और डी ऑप्शन 60 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 60 रुपये। कैसे? अगर हमको कभी भी प्रतिशत निकालने बोलेंगे तो जितना रुपए का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि 2000, तो 2000 का 3% बोले, इसलिए 3 और प्रतिशत मतलब 100 बटे के नीचे 100 लिखिए
देखिए दोनों सॉरी इसमें दोनों जीरो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ठीक ना 2000 में से 2 जीरो ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या बचेगा यहाँ पे 20 × 3 मतलब 60 रुपीज़, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग 60 रुपीज़ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो 2000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना होगा, 60 रुपये होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न देय आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो ये प्रश्न छत्तीसगढ़ 2020 में एसेट में पूछा गया था और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 600 रुपये, बी ऑप्शन 90 रुपये, सी ऑप्शन 300 और डी ऑप्शन 60 रुपये। तुरंत आपको क्या करना है, जैसे आपको प्रतिशत निकालने वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो जो मूलधन है उस मूलधन का 3% बोले हैं, तो 3% निकालने के लिए मूलधन गुणित 3/100 को लिखना है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा 30 और 3, इसको आप गुना कर देंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 90 रुपये। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन हम लोग भी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको देखना है सत्य असत्य हल करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ 2022 में आ गया था। पूछा गया है कि आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर बचत खाते से अधिक होती है। तो यहाँ जो कथन है ये क्या है, सत्य है, इसलिए हम लोग इसको करेक्ट करेंगे। तो हमारा जो 7वां नंबर का आंसर होगा वो होगा आपका सत्य होगा। उसके बाद 8वां नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्रधन कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि जिस राशि पर ब्याज की गणना करते हैं उसको हम लोग मिश्रधन नहीं बोलते, उसको मूलधन बोलते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग असत्य लिख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन। उसके बाद लिखा हुआ जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य होगा, ठीक। 10वां नंबर में लिखा हुआ जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, सत्य है। 10वां नंबर है सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्टली सरकार उसको वसूलते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये कथन सत्य। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। तो ये कथन भी सत्य है, आजकल पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक ना, इसको आप लोग याद रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे इसमें लिखा हुआ है, तो इस प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च में समाप्त होता है। सही, आप लोग सुने होंगे मार्च खाता क्लोजिंग होता है, ठीक ना, मार्च में खाता क्लोजिंग होता है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार बहुत सिंपल तरीके से आप लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, समझ के आपको आंसर देना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे हम लोग कर सकते हैं और 2018, 19, 20, 21, 22 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहला प्रश्न में लिखा हुआ है आवर्ती जमा खाते में कोई धन 2 वर्ष तक जमा की जाती है तो ब्याज की गणना हेतु मासिक किस्तों की संख्या। अब देखिए 1 साल में 12 महीना होता है, तो 2 साल में कितना महीना हो जाएगा आपका, 24 माह। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। तो हमारा पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वो 24। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त जमा राशि की जाती है तो उसे डैश खाते में जमा डैश खाता कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सावधि खाता बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि हम लोग जो एक निश्चित जैसे 2 साल 3 साल 4 साल उससे पहले हम लोग नहीं निकाल सकते, तो ऐसे खाते को हम लोग क्या बोलेंगे, सावधि जमा खाता। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ देखिए जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, हम लोग देख चुके हैं 2019 में ए सेट में और 2022 में बी सेट में आ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे मूलधन। कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती हो तो डैश खाता उचित होता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कभी भी पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए हमको बचत खाता खोलना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि बचत खाता जिसको हम लोग सेविंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक ना, यही खाता नॉर्मली सभी लोग खुलवाते हैं। आप इसमें किसी भी समय पैसा को उठा सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर में क्वेश्चन दिया है, इसमें एक निश्चित अवधि तक हमें पैसों की आवश्यकता ना हो तब हम लोग कौन सा खाता खुलवाए। तो अगर मान के चले आपको 3 महीना 3 साल 4 साल 5 साल के लिए वो पैसे की आवश्यकता नहीं है, तब आप उसमें सावधि जमा खाता खुलवाएंगे, उसमें आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। तो सावधि इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न में लिखा है यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाए तो दर प्रतिशत होगा। तो देखिए सावधि में क्या हो रहा है, आपका जमा का जो ब्याज की गणना है वो छमाही आधार पर की जा रही है, ठीक ना। तो इसमें
जो दर लगेगा, ठीक है ना, जो हम लोग कितना परसेंट उसका ब्याज लेंगे या कितना परसेंट देंगे, ऐसा अगर हिसाब करेंगे तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ब्याज की जो दर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आधा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक साल में छमाही जो है 2 बार आता है। ये क्वेश्चन 2022 में एसेट में पूछा गया था। तो अगर ब्याज की गणना छमाही करेंगे तो जो दर है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां में लिखा हुआ यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत डैश होगा। तो देखिए तिमाही, अब एक साल में कितना होता है 12 माह, और 12 माह में हम लोग जानते हैं कि 3 माह, तिमाही हिसाब करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब दर प्रतिशत 4 मतलब 1/4 होना चाहिए, ठीक ना। 4 हिस्से में से 1 हिस्सा मतलब 1/4 लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में 1/4 लिख देंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में सेट सी में आया है। देखिए 8वां प्रश्न लिखा है वित्तीय वर्ष का प्रारंभ डैश से होता है, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल से होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से होता है। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति, आप देखिए वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल और वित्तीय वर्ष की समाप्ति होता है ये कितना होता है 31 मार्च को, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 31 मार्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, शिक्षा उपकर डैश पर लगाया जाता है, डैश पर लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि देय उपकर पर, ठीक ना। इसमें हमको लिखना चाहिए देय आयकर, लिख सकते हैं हम लोग, देय आयकर पर लगता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को एक पहचान पत्र दी जाती है जिसे डैश कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए 2018 में बीसेट में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैन। पैन का फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूँ, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शिक्षा उपकर डैश प्रतिशत पर लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3%, ठीक ना। शिक्षा उपकर कितना परसेंट पर लगाया जाता है, 3% पर। ये क्वेश्चन बहुत IMP है, छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसको आप लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। तो इसको हम लोग लिखेंगे मूलधन कहते हैं, ठीक ना। जिस राशि पर ब्याज की गणना करते हैं उसको मूलधन बोलते हैं, मिश्रधन नहीं बोलते हैं, ठीक ना। सत्य का असत्य में आया था ये वाला। चलिए 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, आयकर वाला विभाग वाला डिपार्टमेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आयकर, और आयकर विभाग द्वारा क्या दिया जाता है, पैन कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक ना। इसमें फुल फॉर्म आपको ऐसा लिखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्थायी खाता संख्या, ठीक ना। स्थायी खाता संख्या भी कहते हैं इसको, स्थायी खाता संख्या। तो चलिए इस प्रकार हम लोग जान गए। आगे हम लोग इसमें देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, शिक्षा उपकर डैश पर लगाया जाता है, तो शिक्षा उपकर कहाँ पर लगाया जाता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक ना। तो इस पर आयकर पर लगाया जाता है। शिक्षा उपकर किस पे लगाया जाता है, आयकर पर लगाया जाता है। और शिक्षा उपकर आयकर पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा देखिए ये जो 8वां अध्याय है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग स्टार्टिंग से पूरे वीडियो को देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।